नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं प्रशांत कुमार। मुख्य समाचार। ईरान में सरकार की तेज जवाबी कार्रवाई के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन। कई अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों ने ईरान से उड़ानें निलंबित या रद्द की। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के अनुसार बुरुंडी में हैजा और कुपोषण से 53 कांगो शरणार्थियों की मौत हुई। ऑस्ट्रेलिया में जंगल की आग से कई घर जलकर राख, हजारों घरों की बिजली गुल। सागर बंधु अभियान के अंतर्गत भारत द्वारा श्रीलंका को राहत सहायता बढ़ाने के बाद दूसरा बेली ब्रिज खोला गया। और बैडमिंटन में मलेशिया ओपन सुपर 1000 के सेमीफाइनल मैच में भारत की 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को चीन की वांग ज़ी से हार का सामना करना पड़ा। और अब समाचार विस्तार से। ईरान में लगातार बढ़ते प्रदर्शनों का सिलसिला 14वें दिन भी जारी है। ईरान की सेना ने कहा कि वे रणनीतिक बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेगी। सरकार वर्षों से हो रहे देश में विरोध प्रदर्शनों को दबाने के प्रयासों को तेज कर रही है। ईरान की सेना का ये बयान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के नेताओं को नई चेतावनी जारी करने के बाद आया है। ट्रंप ने एक बार फिर सैन्य हमले की चेतावनी दी है। एक रिपोर्ट। राजधानी तेहरान और दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले शहर मशहद सहित प्रमुख शहरों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। सरकारी मीडिया ने बताया कि तेहरान के पश्चिम में स्थित करज के एक नगर पालिका भवन में आग लगा दी गई। तेहरान के मेयर अली रेजा जकानी ने कहा कि गुरुवार की रात हुई अशांति में 50 से अधिक बैंकों और कई सरकारी इमारतों में आग लगा दी गई। उन्होंने कहा कि 30 से अधिक मस्जिदें आग की चपेट में आ गईं। ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की समाचार एजेंसी ने कहा कि 9 जनवरी तक उसने 50 प्रदर्शनकारियों और 15 सुरक्षा कर्मियों सहित 65 लोगों की मौत का दस्तावेजीकरण किया है। नॉर्वे आधारित मानवाधिकार समूह हेंगॉर ने दावा किया कि पिछले 2 हफ्तों में 2500 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। विश्व दर्पण के लिए मैं मनोज। इस बीच ईरान जाने और आने वाली कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें या तो रोक दी गई हैं या रद्द कर दी गई हैं। विरोध प्रदर्शन के कारण इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से ठप हैं और सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई हैं। आर्थिक कठिनाइयों को लेकर 28 दिसंबर को शुरू हुई अशांति भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बावजूद जारी है। मानवाधिकार समूहों का अनुमान है कि बच्चों सहित अब तक 45 से 100 लोग मारे गए हैं। अधिकारियों ने देश भर में संचार को सीमित करते हुए 8 जनवरी से मोबाइल और इंटरनेट पर व्यापक प्रतिबंध लगा दिए हैं। ईरान में जारी प्रदर्शनों के बीच विश्व नेताओं ने प्रदर्शनकारियों पर की जा रही हिंसक कार्रवाई की निंदा की है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों ने एक संयुक्त बयान में ईरान के नागरिकों के साहस की सराहना की और वहां की सरकार से प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक हथियारों का इस्तेमाल बंद करने तथा शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार का सम्मान करने की अपील की है। देश के कई प्रांतों में विरोध प्रदर्शन को देखते हुए वहां बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने कहा है कि पूर्वी कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में जारी संघर्ष से भाग रहे 50 से अधिक शरणार्थियों की पड़ोसी देश बुरुंडी में मौत हो गई है। एजेंसी ने कल रात बताया कि कुल 53 मौतों में से 25 लोगों की मौत हैजा, 6 अन्य की मौत एनीमिया और कुपोषण से संबंधित अन्य जटिलताओं के कारण हुई है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि वे स्वास्थ्य मंत्रालय और अन्य सहयोगी के साथ मिलकर अन्य मौतों के कारणों की जांच कर रहा है। एजेंसी ने कहा कि दिसंबर की शुरुआत में सीमा के पास संघर्ष तेज होने और विद्रोहियों द्वारा उविरा शहर पर कब्जा करने के बाद से 1 लाख से अधिक कांगो वासियों ने बुरुंडी में शरण ली है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी हिस्से में हजारों दमकल कर्मी जंगल की आग से जूझ रहे हैं। विक्टोरिया राज्य में भीषण गर्मी के बीच आग ने 3 लाख हेक्टेयर से अधिक जंगल को अपनी चपेट में ले लिया है। आग के कारण 130 से अधिक इमारतें जलकर राख हो गईं और लगभग 38,000 घरों तथा व्यवसायों में बिजली गुल हो गई है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने अपने संबोधन में चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि देश अत्यधिक और खतरनाक गर्मी वाले मौसम का सामना कर रहा है। न्यू साउथ वेल्स में ग्रामीण अग्निशमन सेवा ने बताया कि विक्टोरिया सीमा के पास कई जगहों पर लगी आग आपातकालीन स्तर पर जल रही है। देश में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के मध्य तक पहुंच गया है।
विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। दूसरे बेली ब्रिज के उद्घाटन के साथ श्रीलंका के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में भारत का पुनर्निर्माण कार्य जारी है। भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने कहा कि इस उद्घाटन के साथ ही श्रीलंका के पुनर्निर्माण के लिए भारत द्वारा दिए जा रहे $450 करोड़ के सहायता पैकेज की औपचारिक शुरुआत भी हो गई है। सागर बंधु अभियान के अंतर्गत भारत ने श्रीलंका को आपदा के बाद सहायता प्रदान करते हुए 228 टन बेली ब्रिज निर्माण सामग्री उपलब्ध कराई, जिससे संपर्क व्यवस्था तेजी से बहाल हो सकी। दुबई में भारतीय व्यापार और व्यावसायिक परिषद IBPC ने भारतीय वाणिज्य दूतावास के सहयोग से विश्व हिंदी दिवस और प्रवासी भारतीय दिवस के उपलक्ष्य में एक सांस्कृतिक और विचार विमर्श संध्या का आयोजन किया। कार्यक्रम में प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्य, व्यापारिक नेता और सांस्कृतिक हस्तियां शामिल हुई। ये आयोजन भारतीय व्यावसायिक उत्कृष्टता और सांस्कृतिक आदान प्रदान के वैश्विक केंद्र के रूप में दुबई की भूमिका को दर्शाता है। अपने संबोधन में बालाचंद्रन ने संयुक्त अरब अमीरात में विश्व हिंदी दिवस और प्रवासी भारतीय दिवस को मनाने के महत्व का उल्लेख किया और देश में भारतीय समुदाय की व्यापकता और विविधता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारतीय सभी क्षेत्रीय भाषाओं को समझें और उनकी सराहना करें। साथ ही अमीरात में अरबी भाषा के साथ भाषाई संबंध बनाकर सांस्कृतिक सह अस्तित्व को मजबूत करें। IBPC दुबई के उपाध्यक्ष सुनील सिन्हा ने समुदायों को जोड़ने और विरासत को संरक्षित करने में भाषा की भूमिका पर बल दिया। भाषा के महावाणिज्य दूतावास के अधिकारी सुनील कुमार ने भाषाई और सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा में युवा पीढ़ी की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया। विश्व दर्पण के लिए शक्ति सिंह। पाकिस्तान में प्रमुख मानवाधिकार समूहों ने आज बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना द्वारा 2 निर्दोष नागरिकों की गैर न्यायिक हत्याओं को उजागर किया। बलूच नागरिकों के खिलाफ अत्याचारों को उजागर करते हुए एक अन्य मानवाधिकार संगठन बलूच वॉइस फॉर जस्टिस ने आज खुलासा किया कि 5 जनवरी को बलूचिस्तान के केच जिले के होशब क्षेत्र में एक नाबालिग लड़के राही बलूच को उसकी दुकान के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। तालिबान के वरिष्ठ सदस्य मुफ्ती नूर अहमद नूर अफगानिस्तान दूतावास में कार्यवाहक प्रभारी चार्ज डी अफेयर्स का पदभार संभालने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। इससे पहले वे अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय में प्रथम राजनीतिक विभाग के महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। श्री नूर पिछले वर्ष अक्टूबर में विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की भारत यात्रा के दौरान उनके साथ आए प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उसे आज सुबह द्वीप के आसपास चीन की सैन्य गतिविधियां देखने को मिली है। ताइवान के पास चीन के 3 सैन्य विमान और 6 नौसैनिक पोत देखे गए। इनमें से एक विमान मध्य रेखा पार करके ताइवान के दक्षिणी पश्चिमी हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया। ताइवान ने कहा कि उसने स्थिति पर नजर रखते हुए जवाबी कार्रवाई भी की है। राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने देश की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि वे चीन के दबाव को द्वीप तक नहीं बढ़ने देंगे। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने आज बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP के अध्यक्ष तारिक रहमान से मुलाकात की। मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट सुपर 1000 में भारत का अभियान आज खत्म हो गया। आज सेमीफाइनल मैच में PV सिंधु कुआलालंपुर में चीन की वांग ज़ी से 16-21, 15-21 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। सिंधु क्वार्टर फाइनल में जापान की अकाने यामागुची को हराकर सेमीफाइनल में पहुंची थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ईरान में सरकार की तेज जवाबी कार्रवाई के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन। कई अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों ने ईरान से उड़ानें निलंबित या रद्द की। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के अनुसार बुरुंडी में हैजा और कुपोषण से 53 कांगो शरणार्थियों की मौत हुई। ऑस्ट्रेलिया में जंगल की आग से कई घर जलकर राख, हजारों घरों की बिजली गुल। सागर बंधु अभियान के अंतर्गत भारत द्वारा श्रीलंका को राहत सहायता बढ़ाने के बाद दूसरा बेली ब्रिज खोला गया। और बैडमिंटन में मलेशिया ओपन सुपर 1000 के सेमीफाइनल मैच में भारत की 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु को चीन की वांग ज़ी से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।